कि उन क्षेत्रों में बिजली नहीं है, मतलब है जहाँ बांध बना है वहाँ बिजली नहीं है। उस क्षेत्र में बिजली नहीं है, जबकि वहां से बिजली भी बनता है, ऐसा बोला जाता है। हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है, हमारे खेत खलिहान सूखे हैं, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, तो हमें उस हिसाब से कार्य योजना बनानी चाहिए। 31 गांव वहां पर टारगेटेड थे जिनका विस्थापन, और सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसा ट्राइबल गरीब बेल्ट है जी। उस पे लोगों से चर्चा करने तक की किसी ने जरूरत महसूस नहीं की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत की इंटरव्यू सीरीज़ में हम आदिवासी नेताओं से बात करते हैं, आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात करते हैं या उन लोगों से बात करते हैं जो आदिवासी मसलों से सरोकार रखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आजकल हम मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में हैं और यहाँ पहुँचने की हमारी एक ख़ास वजह थी, क्योंकि हमें दिल्ली में ये पता चला था कि यहाँ पर आदिवासियों ने 5 दिन में 75 किलोमीटर पैदल यात्रा पूरी की और कमिश्नर के यहाँ पहुँचकर अपनी कुछ शिकायतें दर्ज की। उसमें कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसले थे, कुछ नीतिगत विषय भी थे। और इस यात्रा का नेतृत्व किया था डॉक्टर अशोक मर्सकोले ने, जो यहाँ विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, पेशे से वो सर्जन रहे हैं और अब वो आदिवासियों के नेता हैं। वो मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अशोक मर्सकोले। तो हम लोग कई दिनों से आपके इलाके में घूम रहे हैं, कहना चाहिए आपके ज़िले में घूम रहे हैं, और यहाँ जब आदिवासियों से हम लोग मिल रहे हैं तो जहाँ जहाँ गए हैं आपकी यात्रा की चर्चा हो रही है। लेकिन पत्रकार के तौर पर मेरे मन में एक सवाल है कि इस यात्रा में आपने कुछ देर तो नहीं कर दी? नहीं, देर नहीं करी है जी। हमारा जो ये मंडला जिला है प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। ये सब होने के बाद में भी अगर उन संसाधनों का अगर लाभ हमें ना मिल पाए, और लाभ तब जब बड़ी बड़ी विकास के वादे करके और यहाँ पर कई परियोजनाएं आई, लेकिन उन परियोजनाओं में हुआ क्या है, सिर्फ जो आदिवासी क्षेत्रों में जो लोगों का, परिवारों का सिर्फ पलायन हुआ है, विस्थापन हुआ है, लेकिन उनके लिए जो विकास का जो मेन एजेंडा था उसका लाभ किसी भी स्तर पे नहीं मिल पाया। और यही वजह था कि इनकी मांग हम करते रहे, हर स्तर पर करते रहे। मैं एक उदाहरण में जो दूंगा कि 80-90 के दशक में बरगी बांध यहाँ पर बहुत बड़ा, जिसमें जो हमारे मंडला के 95 गांव जो है, 95 गांव विस्थापित हुए। बहुत बड़ी बड़ी वादे हुए थे कि इससे आप लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन शुरुआत के कुछ वर्षों तक तो कुछ ठीक था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। कम से कम उस जल संसाधन का जो उपयोग है लोकल मछुआरे, लोकल क्षेत्रों के लोग कर सकते थे, और साथ में जो पानी डैम से जो नीचे उतर जाता था, तो जिन लोगों ने कम से कम अपनी ज़मीनें खोई हैं वे लोग उसका उपयोग, और उस समय के सरकार ने 5 साल के 10 साल के उनको पट्टे दिए थे, तो काफ़ी हद तक उसका उपयोग एक कर सकते थे, एक आजीविका का था। लेकिन पिछले कई सालों से उस टोटल पानी पर एक प्रकार से बैन लग गया है। ना वो पानी हमको ना तो सिंचाई के लिए कोई मिल पा रहा है, ना उसका जो मत्स्य से रिलेटेड जो आजीविका पर हमारा मछुआरा समाज, उसको भी नहीं मिल पा रहा है। जमीन के जो पट्टे थे वो भी निरस्त कर दिए गए। सबसे बड़ी एक विडंबना जो विकास की बातों के साथ में है कि उन क्षेत्रों में बिजली नहीं है, मतलब है जहाँ बांध बना है वहाँ बिजली नहीं है। उस क्षेत्र में बिजली नहीं है, जबकि वहाँ से बिजली भी बनता है, ऐसा बोला जाता है। और उन ग्रामीण क्षेत्रों में चिमनी जैसा या सिंगल फेज
अगर लाइट रहता है तो वो सिर्फ थोड़ा बहुत देखने के लिए, वो भी पूरे टाइम नहीं जी, रहता है। कई गांवों में हमें ये शिकायत हाँ। सुनने के लिए मिली कि वो बिजली बिल्कुल इतनी डिम पावर आती है जी। कि वो किसी काम की नहीं होती है। मैं कई गांवों में घूमा हूँ, बरगी बांध पर भी आपसे बात करनी है, चुटका बिजली परियोजना पे भी आपसे बात करेंगे, और भी कई मसले हमारे सामने आए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके ज़िले में। लेकिन जब मैं घूम रहा था और मुझे गांव-गांव जाके लोग बता रहे थे कि डॉक्टर अशोक मर्शकोले जो हैं विधायक, उन्होंने लीड किया इस यात्रा को, उन्होंने इन मसलों को बहुत ज़ोर शोर के साथ उठाया। कमिश्नर के यहाँ रात भर बैठे रहे क्योंकि कमिश्नर कहीं गायब हो गए थे, आपका ज्ञापन नहीं लेना चाहते थे, आपसे मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन अभी गुजरात के इलेक्शन हुए हैं कुछ दिन पहले, जी। और आपके यहाँ भी चुनाव है। गुजरात में हमने ये महसूस किया कि जो इस तरह के नेता या इस तरह के संगठन थे जो नीतिगत विषय उठा रहे थे, मसलन नर्मदा पार तापी लिंक प्रोजेक्ट, उस पर सरकार को पीछे हटना पड़ा, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आंदोलन की जीत हुई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने ऐसे लोगों को विकास विरोधी ब्रांड कर दिया। अगर आपके साथ ये हो गया तो? देखिए, वो उनका काम करेंगे जी। वो पोलराइज करने की कोशिश करेंगे। मैं पेशे से चिकित्सक के अलावा मैं एक सोशलिस्ट भी रहा हूँ। इन विषयों पर मैं लड़ता आया हूँ पहले से ही, और मेरी एक जिम्मेदारी है। देखिए, मैंने इस यात्रा को निकाला है हम बन के। उसमें मैं एक कांग्रेस पार्टी का एक अधिकृत प्रत्याशी के साथ में मैंने चुनाव लड़ा, विधायक बना। लेकिन विधायक बनने के बाद में मेरी जिम्मेदारी पूरे क्षेत्र और क्षेत्र के लोगों की हो गई। मैं एक पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं हूँ। यही वजह था कि इस मूवमेंट को, इस यात्रा को, जो कि मंडला से जुड़े हुए जो विषय हैं, इनको लेके चले तो अपनी पार्टी के बैनर के तले नहीं चला। हमारी पार्टी, हमारे लोग सहयोगी संगठन के रूप में काम कर रहे थे, और उन विषयों पर जितने संगठन संघर्ष कर रहे थे, जितने ग्रामीण जन संगठन जो लोग हैं जो मांग कह रहे थे, वो सब लोग हमारे साथ में चले पद यात्रा में। और एक बड़ी बात मैं बोलूंगा कि जो युवावस्था से जो लोग इन संघर्षों से जुड़े हुए थे, आज तकरीबन वो 60, 70, 75 वर्ष के तक के पहुंच गए हैं। जब आप आश्चर्य मानेंगे कि 70 से 75 साल के लोग, जिनकी संख्या करीब 15 से 20 के आसपास की थी, और 60 साल के जो ऊपर के लोग थे, उनकी संख्या 75 से ऊपर थी, जो पद यात्रा किए हैं। तो क्यों उनको लगा कि नहीं, हमारे विषय है, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। क्योंकि आप मानेंगे आधे गांव पलायन पे चले जाते हैं। क्योंकि देखिए, आप यहाँ पर आपको काफ़ी दिन से घूमे हैं जी, और मैं आपको थैंक्स नहीं बोल पाया शुरू में, मुझे बोलना चाहिए कि कम से कम किसी विषय पर अगर कोई विषय अगर आपके पास तक पहुँचा, और वहाँ से लेके आप अगर 900 किलोमीटर दूर आप आके अगर ये एक छोटा एक डॉक्यूमेंट्री सही इस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। साथ में जो ये ज्योग्राफिकली जो हमारा एरिया है, अनइवन है जी। जबकि वर्षा की बात करें तो भारत के 10 ऐसे जिले जहां पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उनमें से हमारा मंडला है। 1400 mm एवरेज बारिश होती है जी। लेकिन चूंकि जंगल पहाड़ वाला है, तो पूरा जो पानी बह के नदियों में चला जाता है। लेकिन अगर नदियों में जा रहा है और उस पानी का उपयोग हम अगर अपने लिए ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं एक सही कार्य योजना जो है, जिसकी कमी हमारे पास में रह गई है, और उस सही कार्य योजना बने तो इन संसाधनों का सही उपयोग हमें पास हो जाए। ये जो पदयात्रा जो थी 75 किलोमीटर की, इसका मकसद सिर्फ इतना था, एक संदेश देना था। सिर्फ ज्ञापन ही देना होता तो हम यहाँ से दे देते जी। पद यात्रा करते हुए जाना और लोगों के बीच में आपस में बात करना, और वे लोग जो अपना झोला चले हैं लेके, उसमें साथ में खाने पीने की सामान लेके आए हैं, सबके सहयोग से वो यात्रा हमारी हुई है। तो ये एक संदेश था
कि अगर जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी अगर सही कार्य योजना नहीं बना रहे हैं, अगर बड़े लेवल पर मांग है, ज्ञापन होते हैं, उस पर अधिकारी लोग नहीं मान रहे हैं या शासन स्तर पर उनकी बातें नहीं सुनी गई, तो हमें लगा कि क्यों ना कमिश्नर से मिला जाए। कमिश्नर बड़ा अधिकारी होता है, प्रशासनिक उनका एक अपना दखल होता है। अगर हमारे यहाँ पर हमारी इन कमियों को अगर बात करते हैं, इतने बड़े लेवल पर हजारों की संख्या में ग्रामीण जाते हैं और अलग अलग विषयों पर जो हक हमें मिलना चाहिए था उसकी बातें हम अगर करते हैं, तो हो सकता है कि कमिश्नर साहब उनको बातों को समझते हुए अपने प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, उनको ये मैसेज दें कि आप ये कार्य योजना बनाइए। मसलन वन बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा, पर वन संसाधन यहाँ क्या है? लघु वनोपज की बात करें, वनोपज की बात करें या काष्ठ की बात करें, यहाँ से लकड़ी सागौन कट के और बाहर चली जाती है। चाहते तो यहाँ पर बहुत अच्छे एक कुटीर उद्योग हम यहाँ पर विकसित कर सकते थे कि यहाँ पर हम उसके माध्यम से हम कई परिवारों को यहाँ पर रोजगार मिलता। जो पानी हमारे 95 गांव अगर यहाँ से विस्थापित हुए हैं और 100 किलोमीटर का जो हमारा जो एरिया है पानी से लबालब भरा हुआ है, और उस किनारे का जो गांव है या खेत खलियान है, अगर वो सूखे हैं, पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, सिंचाई के लिए तरस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह होते हैं। और आज मैं विधायक हूँ, सबसे ज्यादा लोग मुझसे बोलेंगे कि जाहिर आप क्या कर रहे हो? जाहिर है आप उनके जनप्रतिनिधि हैं। मैंने अपने तरीके से पूरा प्रयास करने के बाद में मैंने पत्राचार किया मुख्यमंत्री को, इन सबसे अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने फिर अपना जो मेरा पत्र है डिविजनल या फिर जो उनके जो विभागीय अधिकारी को दे दिया। उस विभागीय अधिकारी ने क्या कहा, क्योंकि बरगी बांध का जो क्षेत्र है वो एक मतलब रिजर्व वाटर है कि कहीं जो बना है तो रिजर्व वाटर को हम नहीं दे सकते। मेरा कहना है कि अगर आपकी रिजर्व वाटर है माना, लेकिन वो जो रिजर्व वाटर है क्या उसका पूरा उपयोग हो पा रहा है? अगर 32 साल बांध बन के भी अगर मात्र 25% अगर उस पानी का उपयोग हो पा रहा है और बाकी पानी या तो ऊपर जाता है या नीचे जा रहा है, तो फिर आपको कार्य योजना तो बनानी चाहिए। जिन लोगों ने अपनी जमीनें खोई है उनके लिए पानी पहले में देना चाहिए। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन काफ़ी लकीर के फकीर की तरह काम करता है, प्रैक्टिकल नहीं है। ये बताइए कि मैं गया, जो आप बरगी डैम की बात कर रहे हैं, तो हम उन बस्तियों में भी गए जो मछली पालन से ही अपना गुजारा करते हैं, और हम लोग मिले उनसे, और हम लोग उस गांव में भी गए जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की मांग कर रहे हैं। अक्सर सरकारें कहते हैं कि आप विकास विरोधी हैं, लेकिन वहाँ वो प्रोजेक्ट मांग रहे हैं। वो अलग बात है कि अभी तक उनको मिला नहीं है। क्या ये जो डिमांड है ये प्रैक्टिकल है, और उनके जनप्रतिनिधि के तौर पे आप क्या मेरे थ्रू ये आश्वासन उनको देना चाहेंगे कि आप इस परियोजना को लाकर रहेंगे? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से इस जो मूवमेंट है जिसका एक ही मकसद है कि हमारा पहला अधिकार है, अगर हमने ज़मीनें खोई है और हमें पहले ये वादे किए थे कि उसका पहला उपयोग हमें करने को मिलेगा, तो पहले हक के रूप में हम उसकी मांग करते हैं। क्योंकि शायद अगर उसकी कार्य योजना पहले से बंद किए उस पानी का अगर उपयोग हो रहा होता तो हम कुछ और कार्य योजना की बात कहते, लेकिन इस पानी को अगर सही में बनाया जाए, देखिए ये भगवान से लिखित में आया हुआ मैटर नहीं है जी। ये हम अधिकारी और हमारे जो शासन स्तर पर अगर हमारी मांग है, हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है, हमारे खेत खलिहान सूखे हैं, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, तो हमें उस हिसाब से कार्य योजना बनानी चाहिए। यही तो मांग है। और एक और गांव में हम लोग गए, वहाँ पर लोग बड़े परेशान हैं, चिंतित हैं कि जैसे बरगी बांध के लिए लोग विस्थापित हुए, हम भी विस्थापित हो जाएंगे। बसनिया के पास एक गांव है, ओढ़ारी शायद गांव का नाम है, ओढ़ारी। हाँ जी। तो वहाँ काफ़ी परेशान हैं लोग कि बसनिया बांध बन जाएगा तो हम लोगों के खेत डूब जाएंगे,
जंगल डूब जाएंगे, लगातार एक डर में वो लोग जी रहे हैं। हमारे यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि परियोजनाओं के नाम पर वादे बहुत हुए, पर उन वादों को कभी पूरा किए नहीं। जिसमें बरगी की चर्चा हमारी हो ही रही थी, उस बीच में चुटका एक मसला आया। आप कान्हा किसली की बात अगर आप कह लें या एक औद्योगिक क्षेत्र की बात कर लें, और भी कई बातें आई हैं। तो उसमें सिर्फ हमको सिर्फ विकास की बातें हमारे साथ हुई है, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पाया। बरगी की बात कह लें कि उसमें जमीनें तो ले ली गई हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो पुनर्वास की जो बातें हैं, उसकी जो नियमावली के हिसाब से पुनर्वास हुआ ही नहीं। और रेट्स यहाँ पर इतने कम दिए गए हैं कि जिन लोगों ने अपनी ज़मीन जो दी है उसको 400, 600, 1000 रुपये हेक्टेयर में उनको ज़मीन उनकी ली गई, और वही लोग जब खरीदने बाहर गए तो 4-4, 5-5 हजार रुपये एकड़ में उन्होंने ज़मीनें खरीदी। जी, तो ये तो बरगी बांध वाला तो है, लेकिन बसनिया बांध के बारे में मुझे एक बहुत मज़ेदार फैक्ट पता चला, जो गांव के लोगों ने बताया कि उस परियोजना को मुख्यमंत्री ने खुद असेंबली में खड़े होकर रिजेक्ट किया था जी, खारिज कर दिया था कि ये कोई बहुत प्रैक्टिकल परियोजना नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत और शायद आपके थ्रू ये पता चला कि वो तो रिवाइव कर दी गई है परियोजना। 2016 मार्च में सिर्फ उसका जो कॉस्ट है ज़्यादा आ रहा है। उसका कारण उन्होंने ये बताया कि बड़ी मात्रा में प्राइवेट लैंड, शासकीय लैंड जी और बड़ी बड़ी मात्रा में जो वन भूमि, जी ये इसमें डूब में आ रही है। ये उनका स्टडी रहा है, और उस वजह से उसको निरस्ती की बातें कही गई थी। 2016 की बात कह रहा हूँ जी। लेकिन अभी 2020 में जब एक बार विधानसभा में रिजेक्ट कर सकते हैं तो दूसरी बार फिर लेके आए। लेके ना सिर्फ लेके आए, उसमें एक चीज और जोड़ दिए कि उसमें 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन की जो बातें आई हैं उसका हाइट बढ़ा दिया, और जितनी डूब उस समय आ रही थी उससे ज़्यादा डूब अभी आ रही है। 31 गांव वहाँ पर टारगेटेड थे जिनका विस्थापन, और सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसा ट्राइबल गरीब बेल्ट है जी उस पे लोगों से चर्चा करने तक की किसी ने जरूरत महसूस नहीं की, जबकि ये 5th शेड्यूल एरिया है। बिना ग्राम सभा की सहमति से वो संभव नहीं है। और सरकार के मैंने देखे पोस्टर उस इलाके में, दीवारों पर लिखे हुई वॉल राइटिंग देखी, और कैलेंडर सरकार ने पैसा कानून के गांव-गांव बांटे हैं। वो दीवारों पे उन्हीं आदिवासियों के दीवारों पर टंगे हुए हैं जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है ग्राम सभा की अनुमति के बिना। देखिए क्या है कि ये जो विषय है लोग भूल गए थे, लोगों को नहीं पता था। लेकिन अभी जहां पर एक तरफ पैसा की बात सरकार कह रही है जी और दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट को लाने की बात, वो भी दबे पांव से टेंडरिंग हो गई। किसी को पता नहीं भाई, बिना लोगों की सहमति से, ग्राम सभा की सहमति से उसका कैसे उसका टेंडर हो गया। जी ये एक इतना बड़ा विषय है जी कि लोगों का डर इसी बात से है कि एक इतना डर और भय कि जो बरगी में हुआ वही होगा। बहुत बड़ी मात्रा में जंगल जी और नर्मदा जी की प्राकृतिक सौंदर्यता जो है जी वहां से लगभग खत्म सी हो जाएगी। नहीं, डर तो देखिए काफ़ी है, और लोग शेयर भी करते हैं, बहुत घबराए हुए हैं। बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई। पर मुझे एक बात बताइए कि ये तो सरकार की बात हो गई, लेकिन आपकी पार्टी की अगर बात करें, क्या है कि हम लोग क्योंकि आदिवासी मसलों पर लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, तो हम देखते हैं कि झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, वहाँ आदिवासी मसलों पर बीजेपी ने काफ़ी शोर पैदा किया है, जो पॉलिटिकल नॉइज़ जिसको आप बोलते हैं। लेकिन आपकी पार्टी आमतौर पर आदिवासी मसलों पर गाहे बगाहे कोई टॉप लीडर
बयान देता है। अदरवाइज आदिवासियों के मसले बहुत ज़्यादा आपकी पार्टी भी बहुत प्रोमिनेंटली नहीं उठाती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मैं फ्रैंकली इस बात पे कहूँगा कि शायद आदिवासी जो विषय है उनकी गंभीरता को शायद हो सकता है हमारे अपने जो नेता भी काफी हद तक नहीं समझ पाते होंगे। और मैं तो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जी जी जी। मैं अपनी बात पूरी बुलंदी से रखूंगा, उनको मैं कन्विंस करा के रहूंगा कि ये क्यों, आखिर इस स्टेप पे हम क्यों चल रहे हैं। आप फील्ड पे जाओ, फील्ड पे जाके देखें अब तक क्या है। ये सरकार है और ये जो प्रशासनिक अधिकारी ये फील्ड पे कभी नहीं गए। इन लोगों ने अपने बंद कमरे में ये जो प्रोजेक्ट है उनको प्लान किए, धरातल पे नहीं आए। और मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं अपनी पार्टी का, तो पार्टी के बीच में तो मैं रखूंगा और ये ऑब्जेक्शन उस समय भी रहेगा अगर हमारी सरकार आई और हमारी सरकार ने भी हमारी इन विषयों की अनदेखी की, तो फिर वही बातें आएंगी फिर से जो अभी आ रही है। एक और सवाल, क्योंकि आप आदिवासी नेता हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि जब कोई आदिवासी नेता किसी नेशनल पार्टी में आ जाता है तो वो वॉइसलेस हो जाता है, क्योंकि पार्टी का एजेंडा जो है तय करने वाले नेता वो अलग समुदाय से आते हैं, मेन सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम समुदाय से, या जो उन जनसंख्या के उन समुदायों से आते हैं जो ज़्यादा प्रभाव रखते हैं भारत की राजनीति में। कांग्रेस पार्टी में आप 5 साल से विधायक हैं, क्या ईमानदारी से बताइएगा कि क्या ट्राइबल लीडर्स को बोलने की, अपनी बात रखने की आज़ादी है या वो प्लेटफॉर्म मिलता है? कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर अशोक मरसकोले आप पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे इस बड़े मसले पे, आदिवासी मसलों पे हो सकता है आपको बोलने का मौका दिया जाता हो, लेकिन आप एक सर्जन हैं, आपका भी अपना एक वर्ल्ड व्यू है, क्यों आदिवासी नेताओं को वो प्रोमिनेंस नहीं मिलती है? मुझे लगता है कि अगर मैं किसी विषय को उठाने में अगर सक्षम हूं तो मुझे आगे भी आना चाहिए। और मैं अगर आगे आता हूं और उस आगे में अगर मुझे किसी भी प्रकार की अगर रुकावटें आएंगी तो मैं ऑब्जेक्ट लूंगा उसमें। मुझे नहीं लगता, मैं अपनी बात कहूं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस बेस पे कोई दबा लेगा या दबा देगा कि मैं आदिवासी हूं, मैं इस विषय पे बात कर सकता हूं। मैं अगर सक्षम हूं, मैं अगर किसी विषय को रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो डेफिनेटली मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा। और मैं ये सभी हमारे ट्राइबल लीडर्स को भी मैं यही बात कहूंगा कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, आप अपने विषयों को रिप्रेजेंट करिए। पार्टियों में देखिए, जो आदिवासियत को नहीं समझता है उनको कन्विंस करना पड़ेगा। और जब ये कन्विंस हम करा लेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, हो सकता है ना माने। तो आप ये बात तो सही कह रहे हैं कि आप आदिवासी नेता के तौर पे आपको दबना नहीं चाहिए, आपको सामने आना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की भी तो ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने ट्राइबल लीडर्स को ग्रूम करे, उनको सामने के, अगर आप बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल सकते हैं, इसका मतलब आपको बोलने का मौका ना दे आपकी पार्टी, सिर्फ गिनती के लिए रखे, ये भी तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है ना। निश्चित रूप से ये बातें सुनने में बहुत कड़वी लगती है, काफी हद तक ये सच्चाई भी है जी, लेकिन इसको बहुत दिन तक दबाया नहीं जा पाएगा। मैं ये बात मैं अपनी तरफ से अश्योर करना चाहता हूं आपसे। और हम लोग हैं अभी वर्तमान में जी, ये हमने अपनी पार्टी के बीच में भी रख दिया है कि हमारी विषयों पर आप स्पष्ट रूप से अपना पक्ष क्यों नहीं रखते। हमने नाराजगी भी अपने मंच पे हमने की भी है ये बातें। और यही वजह है कि अब आदिवासी केंद्र में है और आदिवासी जो लीडर हैं जी, वो भी काफी हद तक आज सजग हो गए हैं। सब अपने न सिर्फ विषय पर, ना सिर्फ अपने विषय पर, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी ये अब सजग हो गए हैं। क्योंकि जहां पर जिस प्रकार से जो खोया है, जो हक, जो हमारा जो 5th शेड्यूल जो एरिया का था, संविधान में जो दर्जा दिया था, और ये दर्जा
ये किसी का हक मार के नहीं दिया था। अंबेडकर जी ने या जयपाल सिंह मुंडा जी ने या नेहरू जी का जो कॉन्सेप्ट था कि हम किसी को बिना हानि पहुंचाए, हम लोग जनसंख्या के बेस पे एक रिप्रेजेंटेशन इस पॉपुलेशन का होना चाहिए, और वही मिला है जी। और वही ये बात है। लेकिन उसके बाद में शायद जो स्पेशल जो प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए थे ट्राइबल वेलफेयर के लिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। बीच में बंदरबाट हुआ है उन विषयों का, या उन एजेंडों का, या उन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके मैं बात कहूं। और अब मैं यही बातें हैं, देखिए आज हम बने हैं, फर्स्ट टाइम भी बने हैं, थोड़ा समय लगता है व्यवस्था को समझने में। नहीं, आपकी बात मैं समझता हूं कि आप पहली बार के विधायक हैं और कम से कम आप पैदल चले, अपने 75 किलोमीटर की यात्रा की आपने, और आपकी पार्टी को खुश होना चाहिए। राहुल गांधी के बाद आप, जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, आपने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम गांव-गांव गए, घर घर गए, आपको थोड़ी और बेहतर समझ हुई होगी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दों की। लेकिन मैं वहीं वापस ले जाऊंगा आपको, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या कभी मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में ये चर्चा हुई है कि चलिए किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाते हैं? आदिवासियों की आबादी तो कम नहीं है मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा आबादी तो मध्य प्रदेश में ही है आदिवासियों की, और ना यहाँ पर बड़े आदिवासी नेताओं की कमी है, और ना ऐसे नेताओं की कमी है जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इंक्लूडिंग यू। देखिए, एक आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। हाँ, और बनना भी चाहिए। हाँ, जब सब लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ, तो आदिवासी मुख्यमंत्री भी हो सकता है। ये बड़े लेवल पर मांग भी है। हाँ, और मुझे लगता है कि शायद आने वाला जो समय है जी, उन पर कहीं ना कहीं ये चिंतन मनन तो ऑटोमेटिकली होगा कि आने वाले समय में आदिवासी मुख्यमंत्री भी बनेगा। नहीं, क्या कभी कोई चर्चा हुई है आपकी पार्टी में, ऐसी मांग है? देखिए, हाँ, अभी तक तो चर्चा हाँ, ऊपर लेवल पे कब हुई है, हाँ, अभी जब से मैं आया हूं जी, इस विषय पर तो कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, जी, हो सकती है जी। और अब क्योंकि हमें समेटना होगा ये इंटरव्यू, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि जो चुनाव होएगा, इसी साल चुनाव होना है, जी। कि आप आदिवासी इलाकों में कांग्रेस पार्टी का जो परंपरागत आधार रहा, और पिछले चुनाव में जिस तरह से आदिवासियों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, जी। इस साल भी कांग्रेस पार्टी के साथ आदिवासी खड़ा होगा, आप लोगों के साथ फिर से जुड़ेगा? हमें पूरी उम्मीद है कि जैसा 2018 में हमको समर्थन मिला था वो इस बार और मिलेगा, और पहले जो कोई कमी रह गई थी उससे प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन कुछ विषय ऐसे, कुछ ऐसी गलतियां ऐसी हुई हैं, पहले भी पार्टी के बीच में भी हमने ये बातें रखी है, जो कि जो 5th शेड्यूल एरिया है, स्पेशल हमारे जो पॉपुलेशन बेस पे जो टीएसपी ट्राइबल सब प्लान का जो बजट आता है वो बेसिकली ट्राइबल एरिया के वेलफेयर के लिए होता है जी। और लास्ट टाइम हमने जो गलतियां हुई थी, जी, हमसे भी हुई है गलतियां, जी, हमने स्पष्ट रूप से हमारे नेता कमलनाथ जी को हमने कहा है कि ये जो कमी है और ये जो बजट डायरेक्ट जो फाइनेंस के माध्यम से दूसरे विभागों में बढ़ जाता है, हमारा ये कहना है कि विभागों में बटे पर पहली प्राथमिकता वो शेड्यूल्ड एरिया है जहां के लिए बजट आया है। तो ये इस पे हो और इस प्रोविजन से अगर काम होता है, ये प्रॉमिस अगर होती है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को फिर आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज आदिवासी ज्यादा सजग है, ज्यादा सबल है, जागरूक है, अब अपनी लड़ाई रोड पे भी लड़ सकता है। हम लोग भी आए हैं, हम सदन में भी लड़ने के लिए कटिबद्ध है, कड़वी बोलेंगे हमारी पार्टी के बीच में, सच्ची बात बोलेंगे और जो बोलेंगे निडरता से बोलेंगे। हमें डर नहीं है जी, हम फील्ड के लोग हैं, हमारा फील्ड मजबूत है,
लोगों का विश्वास हमारे साथ मजबूती से है। हम कभी भी ना हम अपना क्षेत्र का अहित चाहेंगे, ना हमारा समाज का अहित चाहेंगे, और हमारा एक स्लोगन है, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और यही मैसेज हमारा गांव के बीच में भी हम देते हैं। और मैं बहुत इसमें आशान्वित हूँ कि अगली बार कांग्रेस की सरकार आती है तो स्पेशल प्रोविजन के साथ में स्पेशल पैकेज जो है हमारे ट्राइबल एरिया के लिए बनेगा, और मूलभूत व्यवस्थाएं जिनसे हम पिछड़े हुए हैं, क्योंकि अब उनको हम लौटा नहीं सकते पुराना। हम क्रिटिक्स कर सकते हैं, सब बातें कह सकते हैं, हम कई प्रकार की नाराजगी भी बता सकते हैं, लेकिन उनको उलट अब हम नया एक नई शुरुआत एक विशेष स्पेशल प्रोविजन के रूप में हमको करना चाहिए। और उसी जो बजट का सही उपयोग हुआ तो मुझे लगता है टीएसपी का जो बजट है इतना पर्याप्त होता है कि हमारे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स का जो है वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे से हम मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, रोजगार और सब पर हम काम कर सकते हैं। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट और ये डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी देखने को नहीं मिलेगा जैसा अभी है कि आप ट्राइबल एरियाज को देख सकते हो और नॉन ट्राइबल को देख सकते हो। ये है, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। और मैं एक और बड़ी बात बोलूंगा, मैंने अपने मंच पे, अपनी पार्टी के मंच पे भी ये बात कह दिया था पिछली बार, हमारी कुछ पॉलिसीज पे नाराजगी ऑब्वियसली, और नाराजगी मैं अपने मंच पे, अपनी पार्टी के मंच पे रखूंगा, कोई भी होगी। तो पहले कुछ गलतियां हुई उसमें हमने कहा, और ये समाज के बीच की, और ये जो मैसेज ये ना सिर्फ मेरी पार्टी के लिए है, हर उस राजनीतिक पार्टी के लिए है कि आदिवासी सिर्फ मसाले के वो कड़वे पत्ते के समान अब नहीं बनेगा जो झोंक या खाने बनाते टाइम तो याद किया जाता है, लेकिन जब खाने का समय आता है तो चूस के जो फेंक देते हैं, अब वो स्टेप पे नहीं रहेगा। अब हम लोग आ गए हैं उस संघर्ष की लड़ाई के लिए। हम हर तरीके से हम अपनी पार्टी के बीच में भी लड़ सकते हैं, हम कभी गद्दारी नहीं करेंगे, हम पूरी निष्ठा से पार्टी के साथ में रहेंगे, लेकिन पार्टी की निष्ठा भी हमारे प्रति बनी रहे, ये इस बात का एहसास भी हम कराते रहेंगे। जी, तो अशोक मस्कोले साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला और इतने विस्तार से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, मैं भी भारत का ये सफ़र चलता रहेगा। मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले से कई ग्राउंड रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, और कई ग्राउंड रिपोर्ट्स अभी और आएंगी, ट्राइबल किचन के कई एपिसोड और आएंगे। और इसके अलावा हम लोग देश के अलग अलग आदिवासी इलाकों में जाते रहेंगे, वहाँ आदिवासी नेताओं से, लोगों से बात करते रहेंगे और आदिवासी मुद्दों को आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।